एक समय था कि दुनिया को, हिंदुस्तान को समझने में सदियां बीत गई। शायद 95 के आसपास की घटना होगी। मैं ताइवान गवर्नमेंट के निमंत्रण से ताइवान गया था और 6-7 दिन का मेरा भ्रमण था। और जो मेरे इंटरप्रेटर के नाते जो सज्जन थे वो आईटी इंजीनियर थे। परिचय बढ़ा, खुल करके बातें करने का स्वभाव बना, क्योंकि दिन भर साथ रहते थे। तो आखिरी समय उन्होंने मुझे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपको बुरा न लगे तो मुझे थोड़ा जानना है। मैंने कहा क्या? बोले आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने कहा अब तुम 5-7 दिन से साथ में हैं, आप दोस्ताना रूप में पूछ लीजिए। उन्होंने क्या अभी भी हिंदुस्तान में सांप सपेरे वाले लोग हैं क्या? यानी 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ताइवान का एक इंजीनियर मुझे सवाल पूछता है, क्योंकि सदियों से भारत की छवि विश्व में यही बनी, हम यानी मैजिक वाले लोग, ब्लैक मैजिक वाले लोग, सांप सपेरे वगैरह वगैरह। सदियों तक हम दुनिया के दिमाग से इस छवि को बदल नहीं पाए। लेकिन आईटी रिवॉल्यूशन ने 18, 20 साल, 25 साल के बच्चों ने कंप्यूटर पर उंगली रख करके दुनिया को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि आप जो सोचते हैं वो हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान कुछ और है। इस क्षेत्र की क्या ताकत है, इससे हमें अंदाज आता है। और आज भी अगर विश्व के इस स्पर्धा के युग में भारत को अपनी जगह बनानी होगी, तो भारत के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आधुनिक भारत के सपनों को साकार करना के 2 प्रमुख आयाम हैं। हर किसी देश ने अब ये हम शायद टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करें, इससे बात बनती नहीं है। हम इनोवेशन करें, हमारे देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको डेवलप करें। इस पर हम जितना बल देते हैं उतने हम समय के साथ चल सकते हैं। कालबाह्य चीजें, आउट ऑफ डेट चीजें कभी भी काम नहीं आ सकती है। वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब इस क्षेत्र में काफी इनिशिएटिव लिए गए। पहली बार देश में अलग आईटी मिनिस्ट्री बनी, पहली बार एक्ट बने, टास्क फोर्स की रचना हुई और एक अच्छा सा इनिशिएटिव लेकर के हम 20वीं सदी के आखिर में चल पड़े थे। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान एक दशक में और खास करके स्कैम के कारण, पर्टिकुलरली 2G स्कैम जो बहुत पॉपुलर है, लोगों की नजर में ये स्कैम रुपयों पैसों के साथ संबंधित विषय होगा। मैं उसको उस तराजू से नहीं तोलता हूं। मैं मानता हूं कि इस घटना के कारण
भारत जिस तेज गति से साइबर वर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा था, देश की युवा पीढ़ी के सपनों के अनुकूल जो एक व्यवस्थाएं विकसित हो रही थी, उसको एक गंभीर चोट पहुंची। और ये नुकसान उस कैम रुपये पैसों से बहुत ज्यादा है। उससे उभर करके देश को कैसे बाहर लाया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस युग में सबसे तेज विकास जिस इंडस्ट्री का होना चाहिए, उसी को सबसे बड़ा धक्का लग गया। आज सब चीजों को ड्राइविंग फोर्स के रूप में आईसीटी वर्क कर रहा है। अगर उसी को इस प्रकार का धक्का लग जाए तो क्या स्थिति बन सकते हैं, हम अंदाज कर सकते हैं। आज करंट अकाउंट डेफिसिट की चर्चा हो रही है और वित्त मंत्री सोने पे हाथ लगाते हैं। क्यों? करंट अकाउंट डेफिसिट को मिट करने के लिए। जब 60s-70s में गोल्ड स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कारोबार था और उस गोल्ड स्मगलिंग के कारण हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड का जन्म हुआ और उस अंडरवर्ल्ड का साया आज भी देश को परेशान कर रहा है। फिर एक बार करंट अकाउंट डेफिसिट को मिट करने के लिए वही सोना नजर में आया। अगर हमने हमारे इस इलेक्ट्रिक गुड की तरफ देखा होता, इतनी बड़ी मात्रा में 65% ऑफ इंपोर्ट टोटल रिक्वायरमेंट का, क्या हमारे देश के लोग ये भी नहीं बना सकते? बना सकते, कुछ कठिन नहीं है। और इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि इनोवेशन भी संभव है और उसका स्केल भी इतना बड़ा है, इतनी बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता है। जिस तेजी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है और कोई इंसान कहीं रुकने वाला नहीं है। वो इस अपने विधा को लिए जहां से भी उसको हार्डवेयर मिलेगा वो उठाएगा, क्योंकि उसको दुनिया के साथ दौड़ना है। और इसलिए इस क्षेत्र का विकास करना है तो हमारी पहली प्रायोरिटी, और मैं मानता हूं जिसके कारण देश की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा हो सकता है, किस प्रकार के इंसेंटिव्स हो, किस प्रकार के प्रमोशनल एक्टिविटी हो। हमारे देश के जो नौजवान विदेशों में बाहर काम कर रहे हैं, उनकी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य को हम कैसे फिर से वापस लाके काम में लगाएं। आज जो हमारे नौजवान एक क्षेत्र में प्रारंभ कर रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी मुझे प्रदीप जी बता रहे थे, वो 5 नौजवानों की बात जो अजय जी ने बोली, यहां है वो नौजवान? नहीं है? हमारी तरफ से उनको सैल्यूट कर देना भैया। यही तो है ताकत देश की, कोई तो उनको रिकॉग्नाइज करे। ये हम जितना अवसर देंगे उतना अवसर इस स्थितियों को बदलने में काम आएगा। तीसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आईटी प्रोफेशन में अप टू द मार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दिशा में आज हमारी जितनी इंस्टीट्यूशंस उसकी संख्या बहुत कम है। जॉब के लिए इतनी बड़ी संभावनाएं पड़ी है और आज दुनिया एक नए युद्ध की ओर चल पड़ी है, जॉब वॉर। और चाइना ने तो उसका बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और वो उसकी हर चीज का पैरामीटर यही है कि हम कितनी जॉब छीन सकते हैं। भारत जैसा देश जिसको 65% 35 से नीचे पॉपुलेशन हो, उसके लिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, इतने नौजवान, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट ये समय की मांग है। और हम कितनी तेजी से
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल देते हैं और शायद एक दिन ऐसा जैसा हेल्थ सेक्टर जो ऐसा है कि जिसमें इन दिनों 60% से ज्यादा करीब महिलाएं उस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। प्राइमरी क्षेत्र का टीचिंग प्रोफेशन शायद 75% विमेन कंट्रीब्यूशन है और ये टेलीकॉम एक ऐसा क्षेत्र है शायद आने वाले दिनों में 50% से ज्यादा विमेन एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। इतनी बड़ी संभावनाएं पड़ी हैं क्योंकि ज्यादातर तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ला करके असेंबल करते हैं, तो हम यहां पर बना करके भी असेंबल छोटे छोटे घरों के अंदर महिलाओं के पास करवा के कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का जो मॉडल की चर्चा होती है उसके लिए एक उत्तम व्यवस्था उससे हम विकसित कर सकते हैं। बहुत लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं और ग्रोथ में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का माना जाता था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का माना जाता था, सर्विस सेक्टर का माना जाता था, उसी प्रकार से एक जगह बना ली है टेलीकॉम सेक्टर ने, बहुत बड़ी जगह बना ली है। उसके सामर्थ्य को देखते हुए हम कैसे आगे बढ़े। हमारे यहां रूरल टेलीडेंसिटी और मुझे बताया गया कि कोई 28,000 करोड़ रुपीस 28,000 करोड़ रुपीस भारत सरकार के खजाने में ऐसे ही पड़े हैं और वो आप लोगों से शायद टैक्सेशन से लिए गए पैसे और उन पैसों का कोई उपयोग नहीं हुआ है। अगर उतने पैसों से रूरल टेलीडेंसिटी को और बल मिला होता तो हो सकता है कि इसमें जो कभी कभी स्टैग्नेंसी फील होती है वो ना होती, हम और तेजी से आगे बढ़ सकते थे। और मुझे गर्व है कि गुजरात इज ओनली स्टेट कि जिसके 18,000 गांव में वी हैव ए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और इसके कारण जीवन बदल जाता है जी। इस क्षेत्र को मैं एक और नजरिए से भी देखता हूं। अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश में रेलवे का नेटवर्क बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना और ये मानना होगा कि उस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगा लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुष्करोड़ 4 बड़े हाईवेज का एक सपना देखा, उसको लागू किया। उसने देश को गति देने का काम किया और मैं मानता हूं कि आईटी नेटवर्क, आईसीटी नेटवर्क ये देश को उठाने की ताकत रखता है। कोई जोड़ने की ताकत रखता है, कोई आगे बढ़ाने की ताकत रखता है, तो देश को उठाने की ताकत रखता है। और उसको उस रूप में कैसे देखा जाए। इतना ही नहीं, भारत जैसे देश में इंफॉर्मेशन हाईवे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देश में अगर हम वन नेशन, वन विजन, वन मिशन इस मिजाज से खड़ा करना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन हाईवे एक उत्तम से उत्तम टूल के रूप में काम कर सकता है। एक नया विजन मिल सकता है। वन नेशन, वन विजन, वन मिशन, 125 करोड़ देशवासियों को इंफॉर्मेशन हाईवे के माध्यम से जोड़कर अगर कोई ले चले, मैं नहीं मानता कि दुनिया की ताकत है जो इस देश को आगे बढ़ने से रोक सकती है। ये ताकत है। पहले जहां नदी होती थी वहां शहर बसते थे, पानी होता रहा। ज्यादातर संस्कृतियां, समाज व्यवस्थाएं नदी के किनारे पर बसी है। फिर समय बदला तो जहां हाईवेज होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, वहीं पर शहर बसने लगे। मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में जहां ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा वहां शहर बसने वाले हैं।
जीवन पूरी तरह बदलता चला जा रहा है। अगर इन चीजों पर हम समझ करके, सोच करके अपनी नीतियां निर्धारित करें, उसका प्रमोशन करें, उसके लिए आवश्यक कानूनी व्यवस्थाएं करें, उसको प्रोटेक्शन की व्यवस्था करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, हम बहुत कुछ तेज गति से कर सकते हैं। दुनिया में इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो समाज जीवन में परिवर्तन 100 साल लगते थे आने में, एक पीढ़ी चली जाती थी, एक युग चला जाता था। आईटी रिवॉल्यूशन के बाद वो काम 100 साल में जो काम होते थे, आज इस रिवॉल्यूशन के 100 घंटे में बदलाव आ रहा है। कोई स्केल तो सोचिए आप। अगर हम उसके साथ नहीं होंगे तो दुनिया बदलती जाएगी। हमको फिर कोई पूछेगा, क्या आपका वही देश है जहां साफ सपेरे रहते हैं? और उस अर्थ में मैं मानता हूं, इसके महात्म्य को मैं समझता हूं, उसकी आवश्यकताओं पर इनोवेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमने गुजरात में, मैं अभी ऊपर सब कुछ मित्रों से बता रहा था, हमने एक वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया है। आई क्रिएट नामी इंस्टीट्यूट शुरू की है। नारायण मूर्ति जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप चेयरमैन बनिए, उन्होंने स्वीकार किया, वो काम कर रहे हैं उसको। हमारे देश के ऐसे नौजवान, जैसे उन जिन 5 नौजवानों ने उनकी बात कही, उनके पास अगर आइडियाज हो, टैलेंट हो, झील हो, कुछ करने का इरादा हो, अगर हम प्रॉपर एनवायरमेंट सपोर्टिंग सिस्टम खड़ी कर दें तो मिरेकल कर सकते हैं। और हम हमारी युवा पीढ़ी पर भरोसा रख करके हमारी यूथ को इस टैलेंट के साथ जोड़ करके आर्थिक विकास की दुनिया भी इसके साथ जुड़ी हुई है। जो भी आर्थिक विकास के मॉडल बनने वाले हैं, उसके साथ इसका जोड़ना निश्चित है। ई गवर्नेंस सारी दुनिया ने माना है। ई गवर्नेंस इज इफेक्टिव गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस, सुविधा वाला है। जो पहले डाक वाला डाकिया डाक ले जाता था, जितना खर्चा होता था, जो स्पीड थी, उसके सामने हमारी आज चिट्ठी की स्पीड देखिए, खर्चा देखिए। यानी इकोनॉमिकली वायबल पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ी सेवा ई गवर्नेंस के माध्यम से होती है। हमारे इस सेक्टर के लोग, भारत विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश ऐसा नहीं है कि एक कोने पर चले और 5 किलोमीटर पर पिज्जा हट मिला तो 2000 किलोमीटर के बाद भी वैसा ही पिज्जा हट मिलेगा, ऐसा हमारा देश नहीं है। वो तो इडली से शुरू करेगा, ऊपर आते आते परोठा हो जाएगा। ये विविधताओं से भरा देश है। और मैं मानता हूं आईटी सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी है, सबसे बड़ा अवसर भी है। हम दुनिया के देश में टेलर मेड सॉल्यूशन की सोच जो चलती है और वहां पर जो होता है वो हमारे देश में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम समाज जीवन की विविधताएं, विशेषताओं को बनाए रखते हुए हम उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के में जितना आगे बढ़ेंगे हम फायदा करेंगे। आज पूरा डिफेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है। पूरी मेडिकल फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है और आईसीटी टेक्नोलॉजी से। अगर दुनिया में आपको सुपर पावर बनना है तो आपके पास कितनी टैंक है इससे तय नहीं होगा। आपके पास फौज में कितने सैनिक हैं उससे तय नहीं होगा। आपके पास कितने जहाज है इससे नहीं होगा। आपकी आईसीटी कैपेबिलिटी कितने हैं उसके आधार पर आप सुरक्षा के क्षेत्र में कितने सबल हो, सुपर पावर हो कि नहीं, उसके आधार पर तय होने वाला है। यानी सारे पैरामीटर बदल चुके हैं और जब सारे पैरामीटर बदल चुके हैं तो हमने आप को उस प्रकार से इक्विप करना पड़ेगा। कभी कभी ये छोटी चीजें भी कैसे उपयोग करती हैं। हमारे यहां गुजरात में जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर
जो आदिवासी लोग हैं उनमें एक डिसीज है सिकल सेल का, और बड़ा भयंकर है, बड़ी पेन करने वाला है। अभी तक दुनिया में उसके पास उपचार नहीं है। हम स्टेम सेल्स के माध्यम से उसमें क्या बदलाव आ सकते, इसके लिए मिशन मोड पे हम लोग काम कर रहे हैं। अमेरिका के जेनेटिक साइंस के कुछ लोग हमें मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने एक छोटा सा प्रयोग किया उनके सारे डे टू डे रीडिंग के लिए। हमने 25 लोगों को ट्रेन किया जो पेशेंट है उनको, और उनको हमने स्पेशल सॉफ्टवेयर के साथ 25 मोबाइल फोन दिए। अब वो उस मोबाइल फोन से डाटा भेज रहे हैं रिसर्च के लिए। मैं मानता हूं शायद अगर ये रिसर्च करना होता तो उन 25 लोगों को कहीं रखना पड़ा होता, क्या कुछ करना पड़ता, 6-6, 10-10 साल चला होता, और तब जाकर के शायद कोई मेडिसिन निकलती तो निकलती। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी तेजी से, और उसकी थोड़ी ट्रेनिंग हो गई तो अपने सारे क्या क्या तकलीफ हो रही, क्या हो रहा है, रेगुलरली वो डाटा अपना सप्लाई कर रहे हैं। ऑर्डिनरी मोबाइल फोन के साथ एक सॉफ्टवेयर जोड़ करके काम हमने खड़ा किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं के अनुसार कैसे इसका उपयोग करें, बहुत आसानी से इसका असर अनुभव आ रहा है। हम सभी लैंग्वेजेस को सेवा का माध्यम बनाएंगे तो हमारी डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि हर एक को अंग्रेजी, गांव में कहां अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हम इसको कैसे करें, इस चैलेंज को हमने उठाना चाहिए। जब तक वो काम नहीं होता है तब तक मैंने एक आज सुझाव दिया है कि सामान्य मानव पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी साइनेजिस से बहुत जल्द चीजें समझ लेता है वो। हमारी इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम साइनेजिस को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो उससे, और हम लोग भी तो पता न रहते हुए भी अनपढ़ की तरह साइनेजिस का उपयोग करते हैं। हम फेसबुक पढ़ते नहीं है, उसका सिंबल पढ़ लिया तो मान लिया ये फेसबुक है। साइनेजिस से चलती है दुनिया जी। हम इसको रेगुलर कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में कैसे डेवलप कर सकते हैं, एंड इंडिया कैन टेक अप दिस चैलेंज। मैं नौजवानों से आह्वान करता हूं, उठाइए। आप देखिए लोग उसको मानना शुरू कर देंगे, उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा उनको हमने, और उसको लगेगा हाँ यार ये तो मेरा उपयोगी हो रहा है, मुझे हरा बटन दबाना है, लाल दबाना है, ये बिंदी वाला बटन दबाना है, तो अपने आप वो सीख जाएगा। हम लैंग्वेज के बैरियर का टेंशन में से हमने निकल जाना चाहिए। और दूसरा मेरा मत है कि हमने ऑडियो सेवा जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। कोई भी इंसान उनको तुरंत एडॉप्ट करेगा, उस सूचनाओं का पालन करेगा, सूचनाओं को फॉलो करेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी सामान्य मानवीय को एम्पावर किया। हमने गुजरात में एक मिशन चलाया था, एम्पावर, इलेक्ट्रॉनिक मैन पावर, क्योंकि हम अनुभव कर रहे थे कि जो बच्चे आज स्कूल जाते हैं उनको तो थोड़ा बहुत अनुभव आता है, लेकिन जिसकी उम्र 25 हो गई है उसको ये अवसर नहीं मिला था, और वो कुछ थोड़ा अपना मन से डिप्रेशन फील करता था। हमने कहा उसको हिम्मत देनी चाहिए, हमने देना चाहिए, और बहुत बड़ी मात्रा में चलाया। करीब 5 लाख लोगों ने लाभ लिया। आनंद इस बात का हुआ कि उसमें 65% महिलाएं थी जो इसको सीखने के लिए एडमिशन लिया। वो हाउसवाइफ थी, उसको समझ आया कि भाई ये मेरे बच्चों के साथ मुझे आगे चल करके जिंदगी गुजारनी है तो मुझे इसको सीखना पड़ेगा। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई कंप्यूटर लेकर के घर में बैठा है, काम कर रहा है, और मां देखे तो मां कहते वाह बेटा क्या कमाल है, कैसे कर रहे हो, देखे कैसे सीख लाए। और उसका बेटा देखे कि क्या पापा इतना भी नहीं आता है क्या। 2 जनरेशन में इतना गैप है। बेटा बाप को रोज कहता है पापा आपको कुछ नहीं आता है, मां बेटे को कहती है वाह बेटा क्या सीख के आया है। ये एक ही टेक्नोलॉजी मित्रों, नई पीढ़ी इसको किस रूप में देखती है।
हमने वो जो बच्चा अपने बाप को कह रहा है पापा आपको इतना भी नहीं आता है, उसके सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, तब जाकर के हम इसको काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से डिजिटल लिटरेसी, क्या हमारा मिशन नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के 35 के नीचे जितने भी किसान हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनको इस टेक्नोलॉजी का परिचय होना चाहिए। हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर है। आज भी अगर 35 से नीचे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वे इसके अनुकूल उनके मन की रचना है। अगर वो इस प्रकार से, तो वो ग्लोबली दुनिया में क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव आ रहा है, वो अपने आप को उसके साथ जोड़ देगा। वो वेदर को समझने लग जाएगा, वे क्रॉप की मार्केट क्या होने वाली उसका अंदाज लगा देगा। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में भी आईसीटी कैन प्ले ए मेजर रोल। बहुत कम लोग इस बात पे भरोसा करते होंगे, लेकिन आईसीटी कैन प्ले ए मेजर रोल। हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, तो स्काई द लिमिट, हम कितने ही क्षेत्रों में इन विषय में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। मैं कोई इस विषय का कोई बड़ा जानकार आदमी नहीं हूं, मैं तो पॉलिटिकल फील्ड का आदमी हूं, लेकिन आप लोगों से समझने की कोशिश करता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं। और मैंने आज ही कहा है, मैं चाहूंगा कि आपके मन में जो कल्पना हो कि भाई शासन व्यवस्था ने इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूं, आप मुझे कहीं पर भी मैसेज दे सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मैं समझना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र में क्या चाहते हैं जो सरकारों ने करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हो, इसके लिए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी मित्रों, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका।